हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है लाइटिंग सिस्टम, बेसिक डिफिनेशंस जैसे लक्स, ल्यूमेन एंड इफिकेसी, टाइप ऑफ डिफरेंट लैम्प एंड देयर फीचर्स, एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस इन लाइटिंग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डीजी सिस्टम। डीजी सिस्टम में डीजी इंट्रोडक्शन, एनर्जी एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटीज इन डीजी सिस्टम एंड लोडिंग एस्टिमेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। बेसिक डेफिनेशन। लक्स क्या होता है? ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर को लक्स या मीटर कैंडल कहते हैं। लक्स को हम मीटर कैंडल भी कह सकते हैं। यह प्रतिदीप्ति का मात्रक होता है। लक्स बटे मीटर कैंडल इज इक्वल टू ल्यूमेन पर वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है। दूसरा है ल्यूमेन, प्रति सेकंड विकीर्ण होने वाली इकाई ल्यूमेन सेकंड को प्रति सेकंड विकीर्ण होने वाली मतलब रेडिएंट होने वाली इकाई ल्यूमेन सेकंड की प्रकाश ऊर्जा को ल्यूमेन कहते हैं। मतलब कि एक सेकंड में जितना प्रकाश ऊर्जा निकलती है उसे प्रकाश ऊर्जा का क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। यह ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं। उसके बाद हम लोग इफिकेसी के बारे में देखते हैं। तो इफिकेसी का अर्थ है कि कोई भी लाइट स्रोत कितनी देखने वाली लाइट उत्पन्न कर रहा है। मतलब वह लाइट जिससे कि दिख रहा हो, सभी वस्तुएं दिख रही हों, तो उसकी क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? इफिकेसी कहते हैं। और इफिकेसी जो है ज्योति फ्लक्स तथा पावर के अनुपात के बराबर में होता है, शक्ति के अनुपात के बराबर में होता है। इफिकेसी इज इक्वल टू ज्योति फ्लक्स बटे शक्ति। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ डिफरेंट लैम्प एंड देयर फीचर्स। अब हम बात करते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्प के बारे में। फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्प के कंस्ट्रक्शन को अगर हम देखते हैं तो इसमें एक ट्यूब है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। उसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि एक हीटर लगा हुआ है और एक थर्मल स्टार्टर का हमने प्रयोग किया है। थर्मल स्टार्टर में क्या क्या लगा हुआ है? कॉन्टैक्ट पॉइंट है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर कौन सा है? रेडियो इंटरफेरेंस कैपेसिटर है, जो कि 0.02 से 0.05 माइक्रोफैरेड तक हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चोक लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक कैपेसिटर और लगा है जिसको हम लोग पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कंडेंसर बोलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एसी सप्लाई दिया है। तो इसमें जितने भी सहायक उपकरण उपयोग में लाया गया है, यहाँ पर जितना भी हमने वो सहायक उपकरण उपयोग में लाया है, जैसे स्टार्टर हो गया, चोक हो गया, या रेडियो इंटरफेरेंस कैपेसिटर हो गया, हीटर हो गया, पीएफ इम्प्रूवमेंट हो गया, इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके जान लेते हैं। उसके बाद वर्किंग पे चलेंगे। स्टार्टर, यह लैंप सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। सबसे पहली बात तो यह लैंप सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए इसको प्रकाशित करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। स्टार्टर एक ऑटोमेटिक स्विच होता है जिसकी सहायता से परिपथ में चोक द्वारा उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। स्टार्टर 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्टार्टर होता है थर्मल स्टार्टर, दूसरा है ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर। ठीक है। तो स्टार्टर क्या होता है? स्टार्टर एक ऑटोमेटिक स्विच होता है जिसकी सहायता से परिपथ में चोक द्वारा उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हमने चोक का भी प्रयोग किया है। चोक क्या होता है? यह हाई रिएक्टेंस कॉइल होता है जिसमें धारा प्रवाहित करने पर हाई इंडक्शन उत्पन्न होता है।
उच्च प्रेरण उत्पन्न होता है, यह दो प्रकार का होता है। यह एयर कोर भी हो सकता है और आयरन कोर भी हो सकता है। देखिए, जो चोक होता है वो तारों के कॉइल से लिपटा हुआ रहता है, मतलब ऐसा कॉइल को राउंड राउंड करके करके एक कॉइल बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर जो कॉइल है उसके अंदर अगर हवा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एयर कोर कॉइल है। अगर उसके अंदर कोई हम लोहे का टुकड़ा डाल देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आयरन कोर। ठीक है। चोक का कार्य स्टार्टिंग में, जब सबसे पहले लैंप को स्टार्ट किया जाता है, मतलब सप्लाई दिया जाता है, तो उस समय चोक का कार्य क्या होता है। चोक का कार्य स्टार्टिंग में क्षणिक उच्च विभवांतर उत्पन्न करना तथा ट्यूब के कार्यतल में परिपथ की धारा पर नियंत्रित करना होता है, नियंत्रण करना होता है। कौन कौन से दो कार्य होते हैं, उच्च विभवांतर उत्पन्न करना और धारा का नियंत्रण करना। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या हमने लगाया है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर हमने लगाया है। ये पावर फैक्टर, जो हमारा पावर फैक्टर होता है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए लगाया जाता है एसी मेंस के दोनों सिरों के बीच में, एसी मेंस के दोनों सिरों के बीच में लगाया जाता है और ये 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर होता है। तो देखते हैं थियरी में क्या है। चोक के कारण परिपथ का पावर फैक्टर कम हो जाता है। पावर फैक्टर का मान बढ़ाने के लिए इनपुट सप्लाई के मेंस पर 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाते हैं, जिसे पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर कहते हैं। अब देखिए पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट किस प्रकार से करता है कि अगर यहाँ पे हम मात्र एक चोक का ही प्रयोग करते हैं, तो चूँकि आप लोग जानते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल से नहीं है तो आप लोग जान लीजिए कि जो कॉइल होता है या जो इंडक्टर होता है उसमें वोल्टेज और धारा के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो अगर वोल्टेज को हमने रेफरेंस माना है, वोल्टेज को हमने रेफरेंस माना है, तो करंट जो है ये हमेशा लैग होकर चलेगी, मतलब इसके पीछे होकर चलेगी, इस प्रकार से पीछे होकर चलेगी। ठीक है। मतलब वोल्टेज आगे आगे चलता रहेगा और करंट जो है पीछे पीछे चलेगा। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे नुकसान होते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन जब मतलब यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, लैग हो रहा है। ठीक है। लैग होने का मतलब कि बहुत सारी लोडिंग अधिक हो जाता है, बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, बिजली का बिल ज़्यादा आने लगता है, यूनिट ज़्यादा खर्चा होने लगता है। तो अगर हम इसी इंडक्टर के, ये जो इंडक्टर हमने उपयोग में लाया है, इसी इंडक्टर के पैरेलल में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं, कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं, तो कैपेसिटर लगाने से क्या होता है। अब देखिए इसमें जो आई करंट जा रहा था, इसमें जो आई करंट जा रहा था वही करंट इंडक्टर में जा रहा था, जिसको हम लोगों ने I1 बोल दिया था। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आई करंट जा रहा है, तो आई करंट दो भागों में बट रहा है, एक भाग में कैपेसिटर में जा रहा है और दूसरा भाग इसका इंडक्टर में जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। देखिए पहले क्या हुआ था, पहले हम लोगों ने वोल्टेज को रेफरेंस लिया था, वोल्टेज को रेफरेंस लेने के बाद जब इंडक्टर में करंट फ्लो हुआ I1, तो वो कहाँ पे आया, वो लैग कर रहा था। लेकिन कैपेसिटर लगाने के वजह से अब क्या हुआ, जो करंट पहले पीछे पीछे चल रहा था, अभी वो करंट आगे आगे चलने लगेगा। मतलब यहाँ पर आपको दो करंट मिला, कैपेसिटर में प्रवाहित होने वाला करंट I2 और इंडक्टर या चोक में प्रवाहित होने वाला करंट I1 मिला। तो I1 हमेशा वोल्टेज के पीछे रहता है और I2 हमेशा वोल्टेज के आगे रहता है। इन दोनों का अगर हम परिणामी ले लें, इसका और इसका, इन दोनों का परिणामी ले लें, तो कुछ इस प्रकार आएगा। मतलब कि कैपेसिटर लगाने की वजह से परिणामी करंट हमको वोल्टेज के आगे मिल रहा है, वोल्टेज को आगे मिल रहा है। मतलब कि अब करंट हमारा लीड करने लगा। वहाँ पर क्या कर रहा था, लैग कर रहा था, और यहाँ पर क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो हमको हमेशा ही किसी भी उपकरण में करंट
पावर करंट को हमेशा लीड करवाना होता है। लीड करवाने से क्या होता है, यहाँ पर जो कोण बन रहा था, यहाँ पर जो कोण बन रहा था ये बड़ा बन रहा था, और कास फाई में जब कोण बड़ा होता है तो कास फाई का वैल्यू कम हो जाता है। कोण बड़ा हो जाता है तो कास फाई का वैल्यू कम हो जाता है, मतलब लैग कर जाता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कम कोण बन रहा है, मतलब कम कोण बन रहा है, इसका मतलब कि कास फाई का वैल्यू बढ़ जाता है। बढ़ने से क्या होता है कि हमारा पावर फैक्टर बढ़िया हो जाता है, अच्छा हो जाता है, जो हमको चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और हम एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा है, स्टार्टिंग कंडीशन में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने के कारण रेडियो इंटरफेरेंस कैपेसिटर। देखिए जब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, जब हम लोग इस लैम्प को स्टार्ट करते हैं तो उस स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है, हाई वोल्टेज जनरेट होता है, हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है, जो कि रेडियो आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न करती हैं। जिससे क्या होता है कि जैसे आप लोग कभी कभी स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो उससे रेडियो में नॉइज उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि उसमें झिलझिलाहट सी आ जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं रेडियो इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग कंडीशन में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने के कारण रेडियो आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कार्य में बाधा उत्पन्न करती हैं। इस बाधा को दूर करने के लिए स्टार्टर में, किसमें, स्टार्टर में 0.02 माइक्रोफैरेड से 0.05 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर जोड़ दिया जाता है, जिसे रेडियो इंटरफेरेंस कैपेसिटर कहते हैं। अब देखिए वर्किंग किस प्रकार से होता है। जब सप्लाई स्विच को ऑन किया जाता है तो धारा चोक, फिलामेंट व स्टार्टर से प्रवाहित होती है, जिससे ट्यूब इलेक्ट्रोड गर्म होकर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं, जिससे ट्यूब के अंदर आर्गन गैस का आयनीकरण हो जाता है। इसके अंदर जो ट्यूब होता है उसके अंदर आर्गन गैस भरा जाता है, जिससे क्या होता है, उसका आयनीकरण हो जाता है, जिससे ट्यूब के अंदर सुचालकता बढ़ जाती है। इस कारण इसी समय स्टार्टर के कॉन्टैक्ट पॉइंट खुलते हैं और परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाता है, जिससे चोक कॉइल में हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है, जिससे ट्यूब में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिससे दोनों तंतुओं के बीच विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। विसर्जन के बाद चोक में धारा और वोल्टेज कम हो जाता है। विसर्जन का मतलब ये है, विसर्जन का मतलब यह है कि वहाँ से लाइट, एक प्रकाश निकलने लगता है, जिसको हम लोग विसर्जन कहते हैं। अब यहाँ से एक बार हम लोग फिगर से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से क्रिया होती है। यहाँ पर से हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे कैसे होता है काम। देखिए जब हम लोग यहाँ से एसी सप्लाई यहाँ कनेक्ट करते हैं तो धारा कहाँ कहाँ से प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित होता है चोक से होते हुए इस प्रकार से जाता है, हीटर से होते हुए इस कॉन्टैक्ट को, थर्मल स्टार्टर के कॉन्टैक्ट को हीट करता है। हीट करने के बाद फिर ये कहाँ पे चला आता है, यहाँ पे चला आता है। ये फिलामेंट है, इसी को हम बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट के बाद इधर से होते हुए ये कहाँ पे चला जाता है, इस फिलामेंट में, और इधर से अपना सर्किट पूरा कर लेता है। तो होता ये है कि जैसे ही हम सप्लाई को देते हैं यहाँ पे चोक में क्या होता है, हाई वोल्टेज जनरेट होता है। चोक में हाई वोल्टेज जनरेट होता है, और ये वोल्टेज हमको कहाँ पे मिलता है, हीटर में मिलता है। जैसे ही ये हीटर हीट होगा, गर्म होगा, तो इसके जो स्टार्टर के कांटेक्ट पॉइंट है, एक ये है, दूसरा ये है, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। और आपस में जैसे ही कनेक्ट हुए, यहाँ से जो हमको वोल्टेज मिल रहा था, धारा इधर से होते हुए यहाँ पे आया और यहाँ से पास होके इधर चला गया। और जैसे ही धारा यहाँ से फ्लो हुआ, जैसे ही इधर से धारा यहाँ पे फ्लो हुआ, फ्लो होने के बाद इसमें एक गैस आर्गन भरी होती है। आर्गन क्या होता है कि वो आयनीकरण हो जाते हैं। आयनीकरण का मतलब कि जो आर्गन गैस है उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, और जैसे ही धारा प्रवाहित होने लगती है, ये सब सारी क्रिया उच्च वोल्टेज पे होता है। जैसे ही इसमें
आयरन आर्गन गैस में धारा प्रवाहित होने लगती है तो ये हाई वोल्टेज पे ही ऐसा होता है। हाई वोल्टेज पे क्या होता है, ये गर्म होता है, गर्म होने के बाद सप्लाई यहाँ पे आती है, इधर आती है, और इसके अंदर में जो आर्गन गैस भरी होती है वो आयनीकरण, उसका आयनीकरण हो जाता है। और आयनीकरण होने के बाद जब गैस का आयनीकरण हो गया तो इसके बीच एक सुचालक परिपथ बन जाता है। मतलब कि अब जो है ये दूर दूर नहीं रहे, अब इनके बीच धारा प्रवाहित हो सकती है। और जैसे ही इनके बीच में धारा प्रवाहित होती है, ये बल्ब जो है, ये जो लैंप है, ये प्रकाशित हो जाता है। प्रकाशित जब हो गया, जैसे ही ये प्रकाशित हो जाता है, अब इसको हाई वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है। अब हाई वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक ही चौक, चूँकि चौक क्या करता है, चौक धारा परिवर्तन का विरोध करता है। जब पहले धारा 0 था यहाँ पे, तब इसका वोल्टेज हाई था। अब जैसे जैसे धारा बढ़ रहा है तो वोल्टेज का वैल्यू कम होगा। जैसे जैसे वोल्टेज का वैल्यू कम होगा, यहाँ पर कम होते 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 ये भी थोड़ा कम गर्म होगा। जैसे ही कम गर्म हुआ, कॉन्टैक्ट अपने आप से अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद भी यहाँ पे भाई इसका काम तो हो गया, मतलब कि आयनीकरण जब हो गया, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो गया, तो इसमें लाइट उत्पन्न करने लगा। अब इसको ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसी प्रकार से कार्य करता रहता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। अब देखिए, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में क्या क्या होता है। हाई प्रेशर मरकरी लैंप में एक कैपेसिटर होता है जिसको पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर कहते हैं। इसमें भी चोक होता है। और जो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है, मरकरी लैंप इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक ढक्कन होता है जिसमें कि ग्रू कटे हुए रहते हैं, जिसको कि बल्ब को होल्डर में लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें दो ट्यूब होता है। एक आउटर ट्यूब होता है जो इस प्रकार का है, और एक इनर ट्यूब होता है ये वाला, जो ये इसमें दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक अपर मेन इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा लोअर मेन इलेक्ट्रोड होता है, और तीसरा होता है करंट लिमिटिंग हाई रजिस्टर। एक प्रकार से ये भी इलेक्ट्रोड है, ये सहायक इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो इनर ट्यूब है, इसमें क्या क्या भरा होता है, इसमें मरकरी भरा होता है और आर्गन भरा होता है। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा। कैपेसिटर लगा होता है, चोक लगा होता है, स्क्रू कैप लगा होता है, अपर मेन इलेक्ट्रोड, लोअर मेन इलेक्ट्रोड, आउटर ट्यूब, इनर ट्यूब जिसमें कि मरकरी और आर्गन भरा होता है। उसके बाद करंट लिमिटिंग रजिस्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं सहायक इलेक्ट्रोड। ठीक है, आगे देखते हैं इसका वर्किंग वगैरह क्या होता है। वर्किंग, जब इनपुट में सप्लाई दिया जाता है, तब दोनों इलेक्ट्रोड में फुल वोल्टेज अप्लाई होता है। दोनों इलेक्ट्रोड मतलब अपर मेन इलेक्ट्रोड और लोअर मेन इलेक्ट्रोड, फुल वोल्टेज अप्लाई होता है। अपर मेन इलेक्ट्रोड तथा करंट लिमिटिंग हाई रजिस्टर इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी कम होने के कारण विसर्जन प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण इनर ट्यूब में भरी मर्क्यूरी को वाष्पित कर देता है। जिसके कारण जब विसर्जन प्रारंभ हो जाता है तो भाई हीट उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, मरकरी वाष्पित हो जाता है, भाप बनने लगता है तथा मरकरी का आयनीकरण हो जाता है। जब एक बार ट्यूब मरकरी में से भर जाती है तो विसर्जन अपर एवं लोअर मेन इलेक्ट्रोड के बीच में विसर्जन होने लगता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण प्रकाश उत्पन्न होने में 5 से 10 मिनट लगता है। ठीक है, एक बार हम फिगर में भी समझ लेते हैं। देखिए, जब हम यहाँ से एसी सप्लाई देते हैं, जैसे ही हमने एसी सप्लाई दिया तो धारा कहाँ से प्रवाहित हुआ, धारा चौक से होता हुआ मेन इलेक्ट्रोड में जाता है। मेन इलेक्ट्रोड ऊपर वाले में गया, उसके बाद यहाँ से भी धारा होते हुए ये लोअर मेन इलेक्ट्रोड में गया और आगे सहायक इलेक्ट्रोड में भी गया। तो देखिए, यहाँ पे सहायक इलेक्ट्रोड और अपर मेन इलेक्ट्रोड के बीच में दूरी बहुत कम है, तो इनके बीच में क्या होता है, डिस्चार्जिंग मतलब विसर्जन होने लगता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगता है।
और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो धारा प्रवाहित होने पर हीट उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो ऊष्मा उत्पन्न होने से इनके बीच में भरा हुआ मरकरी और आर्गन में से मरकरी का क्या होता है, वाष्पीकरण हो जाता है। जैसे ही मरकरी का वाष्पीकरण हो जाता है तो वो पूरे ट्यूब में फैल जाती है। जैसे ही वो पूरे ट्यूब में फैलेगी तो क्या होगा कि जो करंट इधर से इधर में जा रहा था, मतलब कि सहायक इलेक्ट्रोड से होते हुए सहायक इलेक्ट्रोड से मेन इलेक्ट्रोड में जा रहा था, अब वो उधर से नहीं जाएगा। अब इसके बीच में, दोनों के बीच में मरकरी के वाष्प के वजह से, आयनीकरण की वजह से अब इन दोनों के बीच में धारा प्रवाहित होने लगेगा। इन दोनों के बीच से धारा प्रवाहित होने लगेगा और तब इसका कार्य नहीं होगा, तब इसके बीच में धारा प्रवाहित नहीं होगा और पूरा प्रकाश हमको मिल जाएगा। और इस सारे प्रक्रिया को करने में करीब 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब देखिए मरकरी वेपर लैंप का उपयोग, इसके स्पेसिफिकेशन, आवश्यकता, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, हम लोग इसको देखते हैं। इसकी दक्षता 30 से 40 ल्यूमेन पर वाट होती है। इस लैंप के द्वारा नीला सफ़ेद रंग का प्रकाश हमको प्राप्त होता है। इसका लाइफ पीरियड 5000 घंटा होता है। इनका प्रयोग आउटडोर फ्लूड लाइटिंग के लिए होता है, जैसे जहाँ जनरेटिंग पॉइंट है, विद्युत जनन केंद्रों, नियंत्रण केंद्रों, संचरण केंद्रों, रेडियो स्टेशन, राजमार्गों, चौराहों, सिनेमाघर आदि स्थानों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं सोडियम वेपर लैंप। अब सोडियम वेपर लैंप में क्या क्या होता है। सोडियम वेपर लैंप की अगर हम बात करें तो सोडियम वेपर लैंप में क्या होता है, अब यहाँ पर हम लोग चोक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं लीक ट्रांसफार्मर का। और ये हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर है। ये तो हर एक लाइट में लगेगा, जहाँ जहाँ भी कॉइल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे फैन हो गया, आप लोग देखते होंगे कि कंडेंसर हम लोग लगाते हैं, जो ऊपर वाले फैन घूमता है ना, उसमें देखते हैं कि कंडेंसर लगाया जाता है। 0.5 माइक्रोफैरेड का या और अधिक का लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सबसे पहले पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर देखा, उसके बाद हमने लीक ट्रांसफार्मर देखा। लीक ट्रांसफार्मर के बाद हमने 2 चीज़ें और देखी, ऑक्साइड कोटेड इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये ऑक्साइड कोटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद देखा डिस्चार्ज ट्यूब देखा, जिसमें कि प्रकाश उत्पन्न होता है। उसके बाद एक और लेयर होता है, उसको हम लोग वैक्यूम इन्वेलप बोलते हैं। उसके बाद एक और लेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लास ट्यूब उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका वर्किंग क्या होता है। ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि लीक ट्रांसफार्मर क्या है। सोडियम वेपर लैंप में सप्लाई लीक ट्रांसफार्मर के द्वारा दिया जाता है। इसका लीकेज रिएक्टेंस कम होता है, जिससे यह प्रारंभ में लो करंट एवं हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न करता है, जिससे लैंप में विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। विसर्जन होने के बाद फिर लो वोल्टेज करीब 160 वोल्टेज पर इसका विसर्जन होता है। ठीक है, तो मतलब इसका ये है कि लीक ट्रांसफार्मर जो होता है उसका लीकेज रिएक्टेंस लो होता है, कम होता है, जिसके वजह से लो करंट एवं हाई वोल्टेज से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से चोक से हमको मिलता था कि करंट जब 0 होता था तो वहाँ पे क्या मिलता था, हाई वोल्टेज मिलता था, उसी प्रकार से हम लोग लीक ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, इससे भी लो करंट पे हाई वोल्टेज मिलता है। वर्किंग में हम लोग क्या देखते हैं, जब सप्लाई को ऑन किया जाता है तो इलेक्ट्रोडों के मध्य हाई वोल्टेज अप्लाई होता है। इससे नियान गैस में विसर्जन प्रारंभ हो जाता है और ऑरेंज कलर का प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे जैसे ट्यूब गर्म होता है तो सोडियम का वाष्पन प्रारंभ हो जाता है और सोडियम में आयनीकरण प्रारंभ हो जाता है, जिससे सुनहरे पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा एकदम। इसमें सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग लीक ट्रांसफार्मर से यहाँ पे सप्लाई देते हैं। सप्लाई जैसे ही देते हैं ये हाई वोल्टेज का होता है। हाई वोल्टेज जब
इलेक्ट्रोडों के मध्य में लगता है तो इसके अंदर भरा हुआ जो नियान गैस है वो क्या होता है, वेपोराइज्ड हो जाता है। नियान गैस है वो वेपोराइज्ड हो जाता है। इसमें कौन कौन सी गैसें भरी होती हैं? नियान गैस होता है और सोडियम होता है। ठीक है, नियान गैस होता है और सोडियम होता है। तो सबसे पहले नियान गैस आयनीकरण हो जाता है। नियान गैस का आयनीकरण होता है। आयनीकरण का मतलब है कि नियान गैस सुचालक के रूप में व्यवहार करने लगता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। जब ये आयनीकृत हो जाता है तो इसके बाद धीरे धीरे ताप बढ़ता रहता है, ताप बढ़ता रहता है, तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि ये जो नियान के बाद इसमें सोडियम भरा हुआ है वो भी आयनीकृत हो जाता है, और आयनीकृत होने के बाद सुनहरे पीले रंग का प्रकाश देता है। और ये सारी प्रक्रिया होने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। वर्किंग हो गया। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिकेशन सोडियम वेपर लैम्प देखते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या उपयोग में लाया जा सकता है इसको। इसका वर्किंग टेम्परेचर 300 डिग्री होता है। इसको स्टार्ट होने में 10 से 15 मिनट लगता है। इसमें चोक के स्थान पर लीक ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं। इसका जीवन काल 2500 घंटा होता है। इसकी दक्षता 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट होता है। ध्यान दीजिएगा, दक्षता का कहीं आपको मात्रक नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दक्षता का मात्रक मिलता है जो होता है ल्यूमेन पर वाट। यह 45, 60, 85, 140 वाट के रेंज में बनाए जाते हैं। मतलब अगर आप कहेंगे कि हमको 10 वाट का बल्ब चाहिए सोडियम वेपर लैम्प, तो नहीं मिलेगा। ये हमेशा 45, 60, 85, 140 वाट के बनाए जाते हैं। इसका उपयोग आउटडोर लाइटिंग के लिए किया जाता है, जैसे सड़कों के लिए, स्टेडियम में इत्यादि में किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं नियान लैम्प। नियान लैम्प क्या होता है? नियान लैम्प में नियान और हीलियम गैस भरी होती है। क्या भरी होती है? नियान लैम्प में नियान और हीलियम गैस भरी होती है। और इसमें जो है 2 वायर होते हैं। दोनों वायर को हम लोग एक पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो दोनों पॉइंट हैं यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, इसके कैप के बॉडी में कनेक्ट कर देते हैं इंसुलेट करके। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक कैथोड होता है जो कि कॉइल के माध्यम से इसको देते हैं, और एक एनोड होता है जिसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। और इस बल्ब के अंदर एयर नहीं होता है। एयर को पूरी तरीके से निकाल के इसमें हीलियम और नियान गैस भरी जाती है। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। नियान लैंप लो करंट एंड हाई वोल्टेज टाइप लैंप होते हैं, मतलब लो करंट और हाई वोल्टेज इसमें अप्लाई होता है, ऐसे लैंप हैं। इसमें कैथोड को गर्म करने के लिए स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड की आवश्यकता नहीं होती है। स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि पहले आप लोगों को फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में आदमी देखने को मिला है। एक कांच की संपूर्ण वायु निकालकर इसमें कुछ दाब पर नियान और हीलियम गैस भरी जाती है। बल्ब में प्योर आयरन के इलेक्ट्रोड होते हैं, मतलब एनोड और कैथोड होते हैं। ये दोनों पास में लगाए जाते हैं जिससे ये कम वोल्टेज पर कार्य कर सके। कम वोल्टेज का मतलब कि ये जो नियान लैंप है ये हमेशा 45 से 100 वोल्टेज पर ही कार्य करता है। 45 से 100 वोल्टेज तक ये कार्य कर सकता है। एसी लैंप में दोनों इलेक्ट्रोड का साइज समान होता है, परंतु डीसी लैंप में कैथोड का साइज बड़ा होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो लैंप होते हैं नियान लैंप, ये हमेशा एसी और डीसी दोनों पे कार्य कर सकते हैं। एसी की स्थिति में एनोड तथा कैथोड दोनों का साइज समान होता है, लेकिन डीसी की स्थिति में डीसी अगर हम सप्लाई देते हैं तो उस स्थिति में कैथोड का साइज बड़ा हो जाता है। यह 5 वाट की क्षमता के बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग इंडिकेटिंग लाइट के रूप में किया जाता है। इंडिकेटिंग लाइट जैसे कि अगर आप लोग कभी भी सब स्टेशन वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पर जो पैनल लगे होते हैं वहाँ पे आपको देखने के लिए बहुत सारी लाइटें ऐसा जलती रहेंगी। तो वो कौन सी लाइटें होती हैं? वो नियान ट्यूब लैंप ही होती हैं।
ठीक है। पैनल वगैरह में जो लाइटें लगती हैं, अब तो ज़्यादातर एलईडी का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन पहले जो है इसका उपयोग किया जाता था। इसका उपयोग विज्ञापनों में जो ट्यूब होते हैं उसमें किया जाता है, उनको प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। कहीं कभी आप दुकानों में देखते हैं तो लिखा रहता है ना दुकान का नाम, कुछ पान भंडार करके, आप देखते हैं कि वो रात में जो है लाइट उसमें रहता है, तो इसमें नियॉन ट्यूब लैम्प का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक आर्क लैंप। देखिए आर्क, पहले तो आर्क को समझ लीजिए कि आर्क होता क्या है। जब हम किसी चालक में, जब हम किसी तार में बिजली प्रवाहित करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो करंट कहलाता है कि भाई करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन जब हवा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू हो जाता है तो उसी को हम आर्क बोलते हैं कि भाई वह करंट जो कि हवा में फ्लो कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। अब इसमें क्या क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें एक स्टैंड होता है जिस पर दो इलेक्ट्रोड, पेंसिल टाइप के दो इलेक्ट्रोडों को उसमें ऐसा लगाया जाता है। अब उसके बाद क्या लगाया जाता है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया जाता है और इसको एसी और डीसी सप्लाई हम दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि नहीं समझ में आ रहा है सर, तो इसको हम और समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या होता है? जब दोनों सिरों के बीच में, मतलब कि इनपुट सप्लाई में, जहाँ पे ये प्लस माइनस लिखा हुआ है, इधर इनपुट सप्लाई में 70 से 80 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, तब करंट फ्लो होने के कारण दोनों इलेक्ट्रोडों के उच्च स्पर्श प्रतिरोध होने के कारण अधिक ताप उत्पन्न होता है। जब दोनों सिरों के बीच में 70 से 80 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, तब करंट फ्लो होने के कारण दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उच्च स्पर्श प्रतिरोध होता है, जिससे कि अधिक ताप उत्पन्न हो जाता है। अब इन इलेक्ट्रोडों को थोड़ा सा अलग करने पर दोनों सिरों के बीच में आर्क उत्पन्न हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्क हवा में प्रवाहित होने वाले धारा को कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन जो हवा में प्रवाहित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। और तीव्र सफ़ेद प्रकाश निकलता है। इसके स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। अस्थाई आर्क उत्पन्न करने के लिए डीसी ज़्यादा उपयुक्त रहता है। मतलब अगर आपको अस्थाई आर्क लाइट लगाना है तो वहाँ पर डीसी आप सप्लाई दीजिए तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आर्क को स्थिरता प्रदान करने के लिए प्रतिरोध लगाया जाता है। आर्क को स्थिरता प्रदान करने के लिए प्रतिरोध लगाया जाता है। आर्क बनाने के लिए 45 से 100 वोल्ट के बीच में वोल्टेज रखते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो ये सब डाटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि UEET फाइनल ईयर का आप लोगों का सब्जेक्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सब चीज़ें। उसके बाद में अब हम कैसे पता करेंगे कि हमको कितने वोल्ट चाहिए? तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा वोल्टेज इज इक्वल टू 36 प्लस 35 कोष्टक में L प्लस 0.8 बटे में √I, जहाँ पर L जो है आर्क की लंबाई है और I जो है आर्किंग करंट है, मतलब आर्क में लगने वाली धारा है। इसकी दक्षता 40 से 65 ल्यूमेन पर वाट होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर दक्षता का आपको यूनिट मिलेगा। इसका तापक्रम जो होता है वो 3500 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें अल्ट्रावायलेट लाइटें निकलती हैं, प्रकाश निकलता है जो आँखों के लिए बहुत नुकसानदेह है। ठीक है। अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन इन लाइटिंग सिस्टम, देखिए लाइटिंग सिस्टम में किस प्रकार से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? CFL का प्रयोग करते हैं। CFL का प्रयोग करके भी हम बहुत सारी एनर्जी का बचत कर सकते हैं। LED का प्रयोग करके हम लोग बचत कर सकते हैं। ऊर्जा दक्ष ल्यूमिनियर का प्रयोग करके। ल्यूमिनियर क्या होता है? जब आप कभी कभी क्या होता है कि आप लोग ऐसा लटकन टाइप का जब लाइट लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, तो
उसके ऊपर एक कवर लगाते हैं ना, तो कवर अगर आप ऐसा लगाइए जिससे कि लाइट किसी एक ही स्थान पर पड़े, या ऐसा लगाइए कि लाइट जो है बहुत ज़्यादा जो है कन्वर्ट हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं ल्यूमिनियर का प्रयोग करके। चौथा है लाइटिंग कंट्रोल गियर का प्रयोग करके, मतलब जहाँ पर जितने लाइट की आवश्यकता है हम उतने ही लाइट का प्रयोग करें, गियर से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेबलाइजर, सर्वो स्टेबलाइजर का प्रयोग करके, उच्च क्षमता वाले लैंप का उपयोग करके, जिसकी क्षमता उच्च हो, मतलब कि वो कम ऊर्जा खर्च करके अधिक हमको प्रकाश दे। और सूर्य की रोशनी का उपयोग करके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दिन में भी लाइट वगैरह जला के रखें, तो सूर्य की रोशनी का उपयोग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी का सेविंग कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं डीजी सेट, डीजल इंजन जनरेटर सेट। डीजी सेट जो होता है इसको हम लोग डीजल जनरेटर सेट भी बोलते हैं। ये क्या होता है? डीजल जनरेटर सेट एक डीजल इंजन तथा अल्टरनेटर का सम्मिलित रूप होता है। आप लोग देखे भी होंगे, कहीं दुकान पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर लाइट का समुचित व्यवस्था करने के लिए वहाँ पर क्या लगाते हैं, डीजी सेट लगाते हैं। डीजी सेट में क्या क्या होता है, डीजल इंजन होता है, अल्टरनेटर होता है, और ये सब सारी चीज़ें सम्मिलित रूप से होती हैं। डीजल इंजन से वायु को सिलेंडर में डाला जाता है, जिससे सिलेंडर में ईंधन और संपीड़ित वायु जलता है। डीजल इंजन क्या करता है, वो कंप्रेस्ड एयर को सिलेंडर में डालता है, और उसी सिलेंडर में, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, उसी सिलेंडर में हम लोग इंजेक्टर के माध्यम से पेट्रोल डीजल जो भी है, डीजल इंजन है तो हम लोग डीजल डालेंगे, जिससे क्या होता है कि वो जलना शुरू हो जाता है, जिससे क्रैंक शाफ्ट जो कि अल्टरनेटर के शाफ्ट से जुड़ा होता है को घुमाता है। इस प्रक्रिया में 4 स्ट्रोक इंजन ज़्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा भाग उपयुक्त होता है। हम देखते हैं कि एक हम डीजल इंजन का उपयोग मिलाते हैं, उसके बाद अल्टरनेटर, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम जो भी होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके बाद लोड हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, डीजल इंजन का एक्सेसरीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद एक्सेसरीज को कहाँ पे रखते हैं, फाउंडेशन पे रखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको FB लिखा हुआ दिखाई देगा। तो डीजल इंजन अल्टरनेटर को चलाता है, अल्टरनेटर को कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल होकर, और ये सप्लाई हमको बिजली लोड का मतलब ये है, जैसे कि आप लोग घर में जो भी यूज करते हैं, पंखा हो गया, लाइट हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया इत्यादि, जो भी है वो उसी को हम लोग यहाँ पर लोड बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए कंट्रोल करने के बाद हमने जो भी सप्लाई प्राप्त किया उसको लोड में दिया, लोड को देने के बाद कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, तो उस प्रॉब्लम को ये फीडबैक में किसको देता है, लोड को देता है, कंट्रोल को देता है। अब कंट्रोल उसी जो सूचना आई है उस सूचना को फिर किसको देगा, अल्टरनेटर को देगा। अल्टरनेटर स्पीड कम ज़्यादा करके उसको व्यवस्थित कर लेगा। मान लीजिए कम बिजली की आवश्यकता है, ज़्यादा बिजली की आवश्यकता है, तो ये फीडबैक के माध्यम से ही अल्टरनेटर को पता चलता है। ये सब ऑटोमेटिक होता है। अब देखिए दूसरी चीज़ कंट्रोल और क्या करता है, कंट्रोल डीजल इंजन को भी फीडबैक देता है कि अगर बाय द वे अल्टरनेटर कार्य नहीं कर रहा है तो डीजल इंजन अपना कार्य करके उसको नियंत्रित करेगा। ठीक है, अब देखिए डीजल इंजन का एक्सेसरीज होता है, एक्सेसरीज कहाँ पे रखे जाते हैं, फाउंडेशन पे रखे जाते हैं। डीजल इंजन एक्सेसरीज और ये सब फाउंडेशन पे रखे जाते हैं। आगे देखते हैं, डीजी सेट की सफल प्रचालन के लिए निम्न घटक आवश्यक होते हैं। कौन कौन से, डीजल इंजन एंड एक्सेसरीज, अल्टरनेटर, कंट्रोल सिस्टम एंड स्विच गियर, फाउंडेशन एंड सिविल वर्क, कनेक्टेड लोड। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन इन डीजी सेट, मतलब ऊर्जा का बचत हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं डीजी सेट में। डीजी सेट का मेंटेनेंस करके, ये सेन नहीं है सेट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डीजी सेट का मेंटेनेंस करके, हमेशा मेंटेनेंस करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा,
खर्चा नहीं होगा ज़्यादा, ऊर्जा की बचत होगी। इंजेक्शन पंप का मेंटेनेंस करके, जो इंजेक्शन, जैसे कि हम लोग जब डीजल इंजन देखते हैं तो उसमें इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर में ईंधन किसके माध्यम से आता है, इंजेक्शन पंप के माध्यम से आता है। तो उसका भी हम लोग मेंटेनेंस करें, साफ़ सफाई रखें, उसमें कीचड़ वगैरह ना आने पाए, उसको भी करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। अच्छे नोजल का प्रयोग करके, जिस नोजल का मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझिए टोटी, जैसे हम लोग पानी निकालने के लिए टोटी से कहीं पे स्टोरेज पानी को निकालते हैं, तो उसी प्रकार से नोजल है। नोजल में ऑन ऑफ नहीं होता है, नोजल से डायरेक्टली जो है ऑयल या पानी हो गया वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो अच्छे प्रकार के नोजल का उपयोग करके यहाँ पर हम लोग एनर्जी का सेविंग कर सकते हैं। चौथा है चोक फिल्टर का मेंटेनेंस का। अगर फिल्टर चोक हो गया हो, डीजल इंजन में डीजल को फिल्टर करने के लिए जो फिल्टर है लगाया गया है वो चोक हो गया है, तो उसको बदल दीजिए, नहीं तो मेंटेनेंस कर दीजिए, उसको जो भी है साफ़ सफाई करके फिर से उपयोग करिए, तो उससे भी एनर्जी का सेविंग हो जाता है। पांचवा है डीजी सेट का पैरेलल ऑपरेशन करके। एक डीजी सेट है, उसके बगल में दूसरा तीसरा डीजी सेट लगा के उसको पैरेलल में ऑपरेशन कर लीजिए। आप लोग अब मशीन पढ़े होंगे थर्ड सेमेस्टर में, मशीन सेकेंड, तो उसमें भी इलेक्ट्रिकल वाले खास तौर पे आपको सिखाया गया होगा कि किस प्रकार से ट्रांसफार्मर का पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। सेम टू सेम उसी प्रकार से यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नियमित फील्ड ट्रायल करके, मतलब कि सप्लाई लोड को देने से पहले उसको हम लोग क्या करते हैं कि पहले ट्रायल ले लेते हैं एक बार कि सही सही सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो सबसे पहले उसको मेंटेनेंस कर दिया जाए। अब देखिए एस्टिमेशन ऑफ लोड, माना कि एक 1500 केवीए का डीजल जनरेटर सेट है जिसका पावर फैक्टर 0.8 है। थ्री फेज सिस्टम के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, थ्री फेज सिस्टम के लिए केवीए जो होता है वो √3 वोल्ट एम्पियर बटे 1000, तो यहाँ से एम्पियर आ जाएगा केवीए इंटू 1000 बटे में √V वोल्टेज। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज हम लोग 415 वोल्ट लेते हैं, तो यहाँ से एम्पियर का वैल्यू कितना आ जाएगा 1500 गुणे 1000 बटे √3। अब हम लोग 415 वोल्ट लेते हैं, तो 415 को अगर हम किलो वोल्टेज में बदलते हैं तो 4.15 वोल्टेज आता है। तो यहाँ से हम लोग अगर करंट निकाले तो करंट कितना आ जाएगा 2086.86 एम्पियर। किसी भी जनरेटर को, ये तो हमारा फुल लोड करंट आ गया, अगर हम इस पे जनरेटर को ऑपरेट करवा देंगे तो उसके अंदर जितने भी कॉइल वगैरह हैं सब जल जाएंगे। इसलिए जनरेटर को कभी भी हम फुल लोड पे नहीं ऑपरेट करवाते हैं। उसको हमेशा ही 80% लोड पर, मान लीजिए 100 एम्पियर आ गया तो 100 एम्पियर पे उसको कभी ऑपरेट नहीं कराएंगे, उसको ऑपरेट 80 एम्पियर पे कराएंगे, मतलब 80% तक ही लोड हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 2086.86 एम्पियर का 80% करंट निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1669.44 एम्पियर। इतना हम लोग उसको लोड दे सकते हैं, और इसी प्रकार से डीजी सेट का एस्टिमेशन होता है लोड का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमने एक ही चैप्टर में आपको एक ही लेक्चर में आपको पूरा चैप्टर कवर करने का प्रयास किया है, और इसको कायदे से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि दूसरे आदमी को भी लाभ हो सके, दूसरे छात्र भी पढ़ सकें। और आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। मैं कल बिजी था इसलिए मैं लेक्चर दे नहीं पाया, और आगे मैं आपको हमेशा ही लेक्चर देता रहूँगा। अभी 2 चैप्टर हमारा और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग ख़त्म करके पेपर फिर कराना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शेयर करते रहिए।